बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो बेटे, मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसके बारे में हम देखते हैं। ओके बेटे, मेमोरी के कुछ जो फंक्शंस होते हैं उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या होंगे। नंबर वन, हमें ये होता है कि कीप ट्रैक ऑफ एवरी मेमोरी लोकेशन। नंबर एक के मेमोरी लोकेशन हमें उसकी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ट्रैक ऑफ वेदर मेमोरी इज लोकेटेड एलोकेटेड और नॉट, ट्रैक ऑफ हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड एंड टेक्स डिसीजन विच प्रोटेक्ट विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड व्हेन। ठीक है कि रैम के अंदर किस प्रोसेस को लेके आना है और किसको नहीं लेके आना। ठीक है, अपडेट्स द स्टेटस ऑफ मेमोरी की अगर एक मेमोरी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया है तो उसको फ्री स्पेस के तौर पर एलोकेट करना या जो भी इस तरह से, ये सारे चीजें जो है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि बेटे मेमोरी जो होती है एक रफ एरिया की तरह होती है, उसके अंदर प्रोसेसेस लोड होते हैं और अनलोड होते हैं। और नंबर एक बात ये कि हमें ये पता है कि जो मेमोरी होती है या रैम होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, स्मॉल साइज की होती है एज कंपेयर टू डिस्क। डिस्क बहुत लार्ज साइज की होती है, उसमें प्रोग्राम्स हमने स्टोर किए होते हैं और हम उन प्रोग्राम्स को हस्बे जरूरत रैम के अंदर लोड करते हैं। क्यों लोड करते हैं? जब तक हम रैम में नहीं लोड करेंगे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ओके, सो रैम एक रफ एरिया है, उसके अंदर प्रोग्राम लोड होंगे ताकि उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। ओके, लेकिन क्योंकि रैम लिमिटेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क भी यूज करनी पड़ेगी। अगर हम रैम के ऊपर ही रिलाई करेंगे, फर्ज करें हमारे पास 4 GB की रैम है और हम एक 8 GB का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। कैसे रन करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि उसका कुछ प्रोग्राम का हिस्सा लोड कर लें और बकिया को आप डिस्क में ही रहने दें। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से करता है कि उसने पार्ट्स डिफाइन किए होते हैं और इन पार्ट्स की सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको रन करता है। ओके बेटे, एक गोल हमारा ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो जाएगी और उस फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में मेमोरी जो है वो वेस्ट होगी, ज़ाया होगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ गोल हमारा ये होता है कि हम एक स्मॉलर प्रोग्राम यानी एक लार्जर प्रोग्राम को एक स्मॉलर मेमोरी को यूज करते हुए एग्जीक्यूट कर पाएं। ठीक है, सो ये हमारे गोल्स थे मेमोरी मैनेजमेंट के। अब हम देखते हैं कि मेमोरी हमारी किस तरह से काम करती। तो पहले मैं ऐसा करूंगा कि पहले आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बता दूं, कोई गाइडलाइन दे दूं, देन उसके बाद हम जो है इसको समझते हैं सारी चीजों को एक एक करके, वन बाय वन ये सारे हमारे पास लिस्टिंग मौजूद है। ओके, सो बेटे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ चीजें जिससे हमें एक्सप्लेनेशन होगी क्विकली। सो ये हमारे पास मेमोरी आ गई। ठीक है, से मैं कहता हूं कि ये हमने लिख लिया। अब देखिए बेटे, रैम जो होती है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन की सूरत में होती है और रैम का जो हर सेल होता है वो 1 बाइट के अंदर डिवाइड हुआ होता है। एक एक बाइट के सेल होते हैं रैम के अंदर। ठीक है, और हर सेल का एड्रेस होता है जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं कहीं पे ये रैम चल रही है और बीच में कहीं से मैंने ये एड्रेस लिया, यानी 0-100 पे मैं एड्रेस पे आ गया हूं और ये 0 से स्टार्ट हुई थी रैम। ठीक है, और जितनी भी रैम थी वो आगे चलती जाएगी और मूव करते जाएंगे, हम उसके अंदर डेटा रखते रहेंगे। नाउ अब देखिए बेटे, अगर ये वाला सेल जो है, ये पर्टिकुलर सेल अगर 0-100 है तो ये अगला वाला जो सेल है ये 101 है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा और हर सेल 1 बाइट का है। ठीक है, इसके बाद फर्ज करें, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। मैं कहता हूं मैं इसको यूज कैसे करूंगा। अब सिंपल, आप बेटे प्रोग्राम लिखते हैं, मेमोरी के अंदर हम क्या लोड करते हैं, प्रोग्राम को। प्रोसेस जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, सो प्रोसेस को यहाँ पे आप लोड कर रहे हैं, जब वो प्रोग्राम यहाँ लोड हो जाएगा तो वो प्रोसेस बन जाएगा। सो हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम थोड़ा सा 1-2 स्टेटमेंट्स को देख के हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें मेमोरी की समझ आ जाए। आपने एक लाइन लिखी इंट एक्स, सी में आप ये प्रोग्रामिंग करते हैं और आपको ये मालूम है। अब
देखिए ये जो एड्रेस है, ये दिस इज अ फिजिकल एड्रेस, ये रैम का एक एड्रेस है जो उसके सचमुच है, ठीक है, बट ये एक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एक्स एक लॉजिकल एड्रेस है, ये जो है मैप होगा इस जगह पे कहीं पर, इस रैम में किसी जगह पे एक्स होगा, ठीक है। सो हम इसको आगे चलाते हैं, ये कहीं फर्ज करें, हम कहते हैं कि ये जो एक्स है ये इस जगह पे मैप होता है, ठीक है। जब वो यहां पे मैप होगा तो हम क्या करते हैं, हम इसको ये अब मैपिंग हमने कर दी हुई है और हम चाहते हैं, अब देख अगली स्टेटमेंट हमने लिखी है, हम कहते हैं x इज इक्वल टू 5 और हम चाहते हैं कि x के अंदर 5 स्टोर करें, तो क्या होगा उस सूरत में बेटे, ये होगा कि यहां पर इस जगह पे, यानी ये जो x वाली जगह है, यानी ये दो बाइट्स हैं आपके, अगर ये मैंने सपोज किया है कि इंटीजर जो है वो आपका 2 बाइट्स लेता है, हो सकता है वो 4 बाइट्स ले, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि प्रोग्रामिंग जो आपका कंपाइलर है वो किस तरह से काम कर रहा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूं। अगर फर्ज करें कंपाइलर क्या करता है कि 2 बाइट्स का इंटीजर वो डिफाइन करता है, तो इस तरह से जब डिफाइन करेंगे तो वो ले लेगा, ठीक है। सो जब x इज इक्वल टू 5 आप करेंगे तो वो क्या करेगा, यहां पर वैल्यू 5 लिख देगा इन दोनों बाइट्स के अंदर, ठीक है। और देन ये जो x है, अब वो करेगा क्या, इस प्रोग्राम को बेसिकली इस प्रोग्राम के साथ सलूक क्या करेगा, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इस स्टेटमेंट को खत्म कर देगा सबसे पहले, ठीक है। इसको क्रॉस कर देगी, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ये एलोकेट कर दी हुई है मेमोरी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो अगली स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा किस तरह से, और वो इसको कहेगा कि इस 5 वैल्यू को कहां पे रखना है, इस मेमोरी लोकेशन पे, और जहां जहां एक्स होगा वहां पे यही काम वो करेगा, ठीक है। सो बेटे इस तरह से ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है, इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करता है। सो दिस इज इट, इसको मैं वापस करता हूं ताकि हम अपने टॉपिक के ऊपर आएं और उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर स्टडी करें। ओके नाउ बेटे इसको हम देखते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम को देखते हैं। अब बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया कि ये क्या करता है, ठीक है। वो फेच करेगा इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम मेमोरी, डिकोड करेगा, एंड ये सारा प्रोसेस आपको पता है कि कंपाइलर क्या करता है या जो भी इंटरप्रेटर है, इसके बारे में आपने काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ा है, थोड़ा सा मैं भी गाइड करूंगा इसके अंदर, लेकिन मैं इस सारे प्रोसेस को आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि असल में होता क्या है इस सारे प्रोसेस के अंदर, जो कि डिटेल के अंदर आपने नहीं पढ़ा होता, अभी हम देखते हैं। ओके, पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि एड्रेस बाइंडिंग। हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो एड्रेस थे, जो इंट एक्स हमने लिखा हुआ था, वो एक सिंबॉलिक एड्रेस की फॉर्म में था, यानी वो सिंबल था। इन सिंबल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। जो ये सिंबल्स हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें सिंबल समझ आते हैं, इंसान इसको समझता है, इसलिए हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं। यानी कंप्यूटर के लिए वो सिंबल है, कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या चीज है, कंप्यूटर 0-1 को समझता है, और क्योंकि हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती सो हम ये काम नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम सिंबॉलिक चीजों को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। लेकिन यकीनी तौर पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर मैं सिंबल यूज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैंने कन्वर्जन आपको बता दिया, उसको रिपीट नहीं करूंगा, वो आप अंडरस्टैंड कर लें। नाउ अब एक और चीज है रीलोकेटेबल एड्रेस। ये क्या है, इसको समझाने के लिए बेटे मैं क्या करता हूं, मैं एक आपके सामने एग्जांपल रख देता हूं। नाउ बेटे देखें, हमारे पास फर्ज करें ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम ए, ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है इस तरह से। जाहिर बात है वो कोई ना कोई रेफरेंस तो करेगा ना। अब फर्ज करें इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, इनमें से एक इंस्ट्रक्शन जंप की अक्सर इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं असेंबली के अंदर। सो देखते हैं कि वो क्या करता है, वो जंप करता है 1 पे। वो कहते हैं कि इस जो लोकेशन नंबर 1 है, जंप करके इधर चले जाओ, यानी इंस्ट्रक्शन नंबर अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहां पे जंप कर जाओ, ठीक है। यानी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करो और एक लूप की सूरत में काम करो। लेकिन अब देखिए बेटे, जब ये प्रोग्राम को हम लोड करेंगे, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आप क्या कह रहे हैं, जंप करो लाइन नंबर 1 पे। अब चलिए अब रियल चीज के अंदर आ जाते हैं। रियल चीज बेटे मेमोरी है, रैम है। रैम के अंदर हम देखते हैं कि 0 से लेकर 9 तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है। अब तो ये काम तो नहीं हो सकता ना, ये प्रोग्राम तो ऐसे नहीं हो सकता, ये चल ही नहीं सकता इस तरह प्रोग्राम। सो ये जो आपने जो वैल्यूज डाली हैं, ये जो आपने एड्रेसेस डाले हैं, ये लॉजिकल एड्रेस है, रियल एड्रेस नहीं है।
इस लॉजिकल एड्रेस को इस फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करना है। अब आप क्या करते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये खाली जगह मिलती है और वो यहां से लेकर यहां तक इस प्रोग्राम को लोड कर देता है। लेकिन वो साथ ही साथ जब वो इस प्रोग्राम को यहां से यहां लोड करेगा, यानी इस प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी ना, इसको मॉडिफाई कर देगा। क्यों? क्योंकि जब ये आप जंप 1 करेंगे, अगर यही वो लिख दे जंप 1, तो अगर आपने जंप 1 पे किया तो यहां पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और आपको कभी भी इस एरिया को एक्सेस नहीं करने देगा। ओके, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली इस लॉजिकल एड्रेस को हमें, ये जो लॉजिकल एड्रेस है ये वाला, इसको डेफिनेटली हमें एक फिजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका तरीका फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब इस प्रोग्राम को यहां पे लोड करता है तो जहां से वो उसको लोड करना शुरू करता है, उस वैल्यू को इस रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देता है। ये सीपीयू का एक रजिस्टर है, इसके अंदर स्टोर कर देता है। अब उसको पता है कि प्रोग्राम कहां से लोड हुआ है। सो जब ये प्रोग्राम के अंदर जहां जहां जंप की स्टेटमेंट या इस किस्म की मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट आती है कि उसने किसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जंप करना है, किसी लाइन के ऊपर जंप करना है, तो वो क्या करेगा, वो रीलोकेशन रजिस्टर में से वैल्यू उठा के उसके अंदर ऐड कर देगा 10+1। अब देखेंगे जब आप 10+1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो जंप करेगा जो कि हमारी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन थी। सो इसका मतलब ये करेक्टली मूव करेगा। सो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एड्रेस जो है रीलोकेट करने पड़ते हैं सारे, और ये कंपाइलर में करना होता है। और अगर वो नहीं करेगा, और जाहिर बात है कंपाइलर या इस तरह के प्रोग्राम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं, ये सिस्टम प्रोग्राम होते हैं। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल के ये काम करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना, तो ये इंस्ट्रक्शन सारी लॉस्ट हो जाएंगी और सही काम नहीं होगा, वर्किंग सही नहीं होगी। सो ये बेटे आपका जो मेमोरी मैपिंग थी, ये वर्चुअल यानी एड्रेसेस थे सारे, यहाँ पर ये सारे वर्चुअल एड्रेसेस थे, और यहाँ पर आप देखेंगे ये फिजिकल एड्रेसेस हैं। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपको रीलोकेशन एड्रेस का समझ आया गया होगा। सो बेटे ये रीलोकेशन एड्रेस है, ठीक है, आपने इसको रीलोकेट किया इस एड्रेस को यूजिंग रीलोकेशन रजिस्टर। सो ये सीपीयू के अंदर ये एक रजिस्टर का नाम है। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो होपफुली बेटे ये भी चीज आपको समझ आ गई, मैंने आपको ये समझा दी है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास सिंबॉलिक एड्रेस आपको बता दिया, रीलोकेटेबल एड्रेस आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है। एब्सोल्यूट एड्रेस बेटे वो एड्रेस है जो कि रैम का है, वहां पे आगे जो एड्रेस है वो दैट इज, यहां पर ये जो एड्रेस है दिस इज एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। सो एब्सोल्यूट एड्रेस का भी अब आपको आइडिया हो गया, ठीक है। अब हम चाहें तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एब्सोल्यूट एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, सिंबॉलिक एड्रेसेस भी यूज करते हैं, और रीलोकेटेबल एड्रेसेस को भी यूज किया जाता है। सो एवरीथिंग इज यूज इन योर प्रोग्रामिंग, और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी एक प्रोग्राम है, मैं आपको पहले बता चुका हूं डिटेल के अंदर। सो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो एड्रेसेस हैं, ये जो आपके सिंबॉलिक एड्रेसेस हैं या दूसरे एड्रेसेस हैं, इनको बाइंड करना पड़ता है। ऑब्वियसली हमें बाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, हम इन एड्रेसेस को यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। कोई ना कोई चीज तो है ना जो इनको बाइंड कर रही है, जैसे ये रजिस्टर यूज करते हुए हमने किया। ओके, सो एड्रेस बाइंडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम यूज करते हैं, और हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एड्रेस बाइंडिंग होती है, ठीक है। सो कोड जो है वो जनरेट होता है, और कोड को जो है आपका जो जब कंपाइल आप कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, तो कोड जनरेट होता है, और वहां पे आपको ऑब्वियसली वर्चुअल एड्रेसेस वहां लिखे हुए होते हैं, आप उस वर्चुअल एड्रेसेस को यूज करते हैं। जब लोड करते हैं तो रीलोकेटेबल कोड जो है ना, उसको आपको कंसीडर करना पड़ता है। अब आप लोड कर रहे हैं रैम के अंदर से, यानी आप प्रोग्राम को डिस्क में से रैम में लोड कर रहे हैं, तो आपको रीलोकेट कराना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको वो कोड जो है चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी थी। रीलोकेटेबल कोड आप जनरेट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया। इसी तरह आपका एग्जीक्यूशन टाइम है या रन टाइम है, रन टाइम के ऊपर आप प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे, और आप देखेंगे कि रन टाइम पे फिर आपने उन एड्रेसेस को, वो जो आपके
फिजिकल एड्रेसेस हैं उनको यूज करते हुए आपने सारा काम करना है। ओके, सो ये इस तरह से प्रोग्राम आपका रन होता है और ये कन्वर्जन जगह जगह होती है और इस सारी कन्वर्जन के ऊपर ही सारी मेमोरी मैनेजमेंट चल रही है और इसको इसीलिए हम इसको स्टडी करते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हर प्रोग्राम जो रैम के अंदर जाएगा तभी एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये एक आपको बताया गया है कि सोर्स प्रोग्राम है, वो कंपाइलर जो है या असेंबलर जो है वो उसको कंपाइल करता है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद वो क्या करता है, लिंक करता है। जब मसलन कोई आपकी लाइब्रेरी के प्रोग्राम है उनको लिंक करता जाता है, किसी प्रोग्राम को लिंक करने की जरूरत है या मेमोरी को लिंक करने की जरूरत है तो वो ये सारे काम करता है। सिस्टम लाइब्रेरी में से प्रोग्राम्स को लोड करता है और ये आपके प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम के। इसी तरह यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोग्राम आपके लोड कर, इसी तरह आपके DLL कुछ लिंक लाइब्रेरीज होती हैं उसके अंदर प्रोग्राम लिखे होते हैं उनको भी लोड कर सकता है, ठीक है। सो ये प्रोग्रामिंग का एक लाइफ साइकिल, इसको डिटेल में आगे चल के हम मुख्तलिफ चीजों के साथ पढ़ते हैं। नाउ लॉजिकल एड्रेस के बारे में और फिजिकल एड्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है। सो आपको पता है कि लॉजिकल एड्रेसेस हम यूज कर रहे हैं और वो वर्चुअल एड्रेसेस कहलाते हैं, ठीक है। और इनको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या MMU जो होता है वो आपके मेमोरी को मैनेज करता है और वो इसको लॉजिकल एड्रेस को वो इसको नहीं यूज करता, वो इसको यूज करता है और इन दोनों की मैपिंग भी करवाता है, ठीक है। लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस जो होते हैं वो यानी ऑब्वियसली आपके लॉजिकल एड्रेसेस वर्चुअल एड्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट होता है और फिजिकल एड्रेस आपका कुछ और होगा, ठीक है। और ये दोनों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम है जो कि इसको बनाता है, ठीक है। इसी तरह MMU क्या करता है, ये जैसे मैंने मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपको बताया, ये फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है, ये क्या करता है, मैप करता है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से। सो ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो ये काम कर रहा होता है जो मैंने वहां पे आपको बताया था, ओके। और वो यूज किसको करता है, वो एक बेस रजिस्टर को यूज करता है या रीलोकेशन रजिस्टर को यूज करता है और उसके जरिए ये सारा काम करता है, ठीक है। और मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम्स हैं, लॉजिकल एड्रेसेस को आप यूज करते हैं या फिजिकल एड्रेसेस को, इनकी मैपिंग का मैंने थोड़ा सा आपको वहां पे गाइड कर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नाउ थोड़ा सा आपको बताता हूं कि कैसे रीलोकेशन होती है। फर्ज करें आपको यहाँ पे एक लॉजिकल एड्रेस था 346, ठीक है, ये इस एड्रेस की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, आपने लेकिन ये 346 इस मेमोरी के अंदर एड्रेस नहीं है, इस तरह से फिजिकल नहीं, ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल एड्रेस है, रियल एड्रेस नहीं है। ये एड्रेस क्या होगा, रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, ये एड्रेस इसके अंदर ऐड होगा, यानी 14346 ये वैल्यू, और ये क्या करेगा, ये दोनों मिलके फिजिकल मेमोरी को पॉइंट करेंगे और यहाँ पे एक्चुअली वो डेटा पड़ा होगा जो हमें शायद रिक्वायर्ड है। और ये डायनेमिकली जब आप रन टाइम पे होते हैं तो इनको जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं और उनको मैप कर दिया जाता है फिजिकल एड्रेसेस के ऊपर, ओके। अब एक बात करते हैं हम डायनेमिक लोडिंग की। दो चीजें होती हैं बेटे, डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक लिंकिंग, इन दोनों में फर्क देखते हैं। डायनेमिक लोडिंग क्या चीज है, फर्ज करें मेरे पास दो प्रोसेस है, एक मेरे पास प्रोसेस P है और एक प्रोसेस है Q। अब मैं क्या करता हूं, मैं सपोज चलें यहां पे लिख लिया मैंने, मेरे पास प्रोसेस है P, ठीक है, और ये जो प्रोसेस P है ये मेमोरी के अंदर कहीं पे लोड हो जाता है, ठीक है, रैम के अंदर। यहां पे फर्ज करें ये रैम के अंदर लोड हो गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस का कोई पार्ट है P ऑफ फर्ज करें X, ठीक है। इस प्रोसेस ने क्या किया था, जितना जरूरी प्रोग्राम था वो रैम के अंदर लोड कर दिया और एग्जीक्यूट हो गया। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो इसको जरूरत है, बाद में जरूरत है, ठीक है। अब जब इस प्रोग्राम को इसकी जरूरत होगी, ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम को उठा के इस रैम के अंदर लोड करेगा,
एग्जीक्यूट करवाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। ये प्रोग्राम कहां पड़ा हुआ है? डिस्क के अंदर। इस प्रोग्राम को डिस्क में से इस जगह पे लोड करेगा, यानी ये बेसिकली वर्चुअल मेमोरी में पड़ा हुआ है या हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। ये प्रोग्राम यहां पे लोड हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, यानी आपकी रैम के अंदर लोड होगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फर्ज करें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं और आप इसके अंदर कोई सर्च का प्रोग्राम यूज करते हैं। अब सर्च का प्रोग्राम आप हर वक्त तो यूज नहीं करते, सो वो लोड नहीं होता, वो आपका डिस्क में पड़ा हुआ है। जब आप सर्चिंग के प्रोग्राम को कॉल करेंगे और जितनी देर में आप क्राइटेरिया उसके अंदर लिख रहे होते हैं सर्च का, उतनी देर में ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बैकग्राउंड में इसको रैम के अंदर यानी इस प्रोसेस की इस मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। और जब आप उसको पैरामीटर पास करते हैं, उस पैरामीटर के अगेंस्ट वो क्या करता है? इस सारे टेक्स्ट के अंदर वो सर्चिंग शुरू कर देता है और अपना काम शुरू कर देता है। सो ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है रैम के अंदर। तो आप देखें कि ये प्रोग्राम डिस्क के अंदर पड़ा हुआ था और इसको जब जरूरत पड़ी उसको लोड किया गया। सो इनिशियली जब ये प्रोसेस पी जो है लोड हुआ था तो ये प्रोग्राम लोड नहीं हुआ था। सो ये प्रोग्राम कब लोड हुआ? जब रन टाइम पे इसकी जरूरत पेश आई है, तो इस प्रोग्राम को यहाँ रैम के अंदर लोड किया गया और इसको एग्जीक्यूट कराया गया। सो ऐसा ये जो प्रोसीजर है कि एक प्रोग्राम को रन टाइम पे ऊपर हम लोड करें और एग्जीक्यूट करें, इसको बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग। हम उसको डायनेमिकली लोड कर रहे हैं रन टाइम पे, ठीक है। होपफुली आपको डायनेमिक लोडिंग समझ आ गई होगी। ओके, अब वापस चलते हैं बेटे सेकंड चीज के ऊपर। सेकंड चीज है आपकी डायनेमिक लिंकिंग, ठीक है, ये मैंने आपको बोली। अब ये डायनेमिक लिंकिंग आप कैसे यूज करेंगे इसकी बात करते हैं। इसके अंदर बेटे यूं है कि मेरे पास प्रोसेस है एक P और एक प्रोसेस है Q, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम रैम के अंदर लोड हुए हैं, ठीक है। अब सपोज ये भी कर सकते हैं, मैं ये भी सपोज कर सकता हूं कि ये एक प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, ठीक है, और ये जो मेरा प्रोसेस है P, ये जो है ये इस Q प्रोसेस को कॉल करता है, ठीक है। सो ये क्या है? ये कोई शेयर्ड प्रोग्राम है जो कि या तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है या डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ होगा, DLL के अंदर पड़ा होगा, उस लाइब्रेरी में से लोड होगा। सो ये या तो ये रैम के अंदर पड़ा हुआ होगा या ऑलरेडी लोडेड होगा प्रोग्राम, रन टाइम के ऊपर ये लोड हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम जब ये प्रोग्राम इसको कॉल करेगा तो अब इस सूरत में डायनेमिक लिंकिंग की सूरत में ये दोनों प्रोग्राम एट द सेम टाइम, जब ये प्रोग्राम लोड होगा ना तो ये प्रोग्राम भी ऑटोमेटिकली, अगर ये रैम में नहीं होगा ये भी लोड हो जाएगा। सो जब ये प्रोग्राम इसको कॉल करेगा तो ये रैम के अंदर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। सो प्रीवियस केस में क्या हुआ था? एक प्रोसेस जो है लोड हुआ था और उसने दूसरे प्रोसेस को कॉल किया था डिस्क में से, वो रैम में लोडेड नहीं था। अब क्या चेंज आई है? अब चेंज ये आई है कि दोनों प्रोसेस रैम के अंदर पड़े हुए हैं और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कॉल कर रहा है। अगर इस तरह से प्रोसेस दोनों रैम में हो और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कॉल करे तो इसको हम कहते हैं कि डायनेमिक लिंकिंग है, यानी वो शेयर्ड लाइब्रेरीज के थ्रू होती है, ठीक है। सो ये अक्सर आप यूज करते हैं, DLLs को आप यूज करते हैं, शेयर्ड लाइब्रेरीज को यूज करते हैं और आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तीसरा प्रोसेस बेटे रैम के अंदर ये होता है कि एक प्रोग्राम जो है वो यानी क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको टेम्परेरीली वेटिंग पे डाल दिया जाता है और दूसरे प्रोसेस को लोड कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम स्वैपिंग करते हैं। मसलन एक प्रोसेस है, हमें एक प्रोसेस की जरूरत है, हम क्या करते हैं, या एक प्रोसेस की हमें जरूरत नहीं रही है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को उठा के, मैं यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। एक प्रोसेस रैम के अंदर पड़ा हुआ था, एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका काम खत्म, अब इसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्वैप आउट कर देते हैं और हार्ड डिस्क के ऊपर वापस स्टोर कर देते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस 1 जो है यहाँ पे वापस चला गया, ठीक है। अब प्रोसेस 2 की हमें जरूरत थी और यहाँ पे जगह कम थी, सो हमने क्या किया, हमने इसको स्वैप आउट किया, इसको बाहर निकाला और इसकी जगह पे जो मेमोरी यहाँ पे खाली हुई है इस जगह पे P2 को हमने लोड कर दिया और अब P2 जो है अपनी एग्जीक्यूशन करेगा, लोड होगा फिर एग्जीक्यूट होगा। और इस तरह से क्या होगा कि हमने बहुत सारा प्रोग्राम डिस्क के अंदर रखा हुआ है और उसमें से कुछ हिस्सा हम रैम के अंदर ले आते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एक लार्ज प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ कि हम कम मेमोरी को, रैम कम होती है और उसको यूटिलाइज करते हैं और साथ डिस्क के, और ये आराम से हमारे साथ ये काम हो जाता है। हम वर्चुअल मेमोरी को यूज करते हुए ये सारा काम कर लेते हैं। ओके, सो होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।
आगे बेटे चलते हैं। एक और चीज होती है मेमोरी प्रोटेक्शन। देखते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन क्या होती है। ठीक है, सो बेटे जब प्रोग्राम लोड होते हैं तो वो किसी ना किसी मेमोरी एरिया के अंदर लोड होते हैं। सो अब देख लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस की मेमोरी एरिया में एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, और एक प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी एरिया के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। ये इस चीज को बोलते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन। ये किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इसको देखते हैं। बेटे देखो, जब एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम जब लोड होता है तो उसके अंदर दो रजिस्टर्स होते हैं, एक ये लिमिट, ठीक है, और एक बेस। ठीक है, एक रीलोकेशन रजिस्टर यूज होता है और एक लिमिट, और इसको बेस रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, रीलोकेशन रजिस्टर को बेस रजिस्टर भी बोलते हैं। सो ये क्या कर रहा होता है, ये फिजिकल मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, सो और इस मेमोरी एड्रेस से ऑनवर्ड ये लिमिट जो होता है, ये नंबर ऑफ बाइट्स होता है कि कितने बाइट्स आगे तक ये प्रोसेस लोड होगा। मसलन फर्ज करें ये प्रोसेस जो है यहां से अगर चल रहा है तो इतना मेमोरी एरिया के अंदर ये लोड हुआ है। तो ये कैसे डिफाइन होगा, अगर फर्ज करें ये 100 था, ठीक है, और यानी इसके अंदर यहाँ पे ये वैल्यू ये पड़ी हुई थी। ठीक है, और लिमिट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये वैल्यू पड़ी हुई है 50। ठीक है, सो ये जो ये वाली वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये 150 हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया आपको। सो बेटे इस तरह से ये काम करेगा कि सीपीयू यहां से, अगर अब देखें मेरा जो प्रोग्राम है वो यहां से इस मेमोरी एरिया, ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का मेमोरी एरिया है, अगर वो यहां पे एक्सेस करता है, फर्ज करें वो क्या करता है, वो जाहिर बात है यहां पे जब वो एक्सेस करेगा तो वो क्या करेगा, वो ये वैल्यू इस तरह करके वैल्यू देगा। ठीक है, फर्ज करें उसे 20 को एक्सेस किया तो ये जो 20 है ये इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, इसके अंदर ऐड होगा, ये और ये दोनों ऐड होंगे। अब जब ये दोनों वैल्यूज ऐड हो गई तो ये वो चेक करेगा, देखेगा 20 को, देखेगा कि इस 50 से लेस है कि नहीं है, लेस है, ऑब्वियसली लेस है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यहां से आगे चला जाएगा। अब वो देखेगा कि 20 प्लस 100 ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये कितनी बन रही है, क्या इन दोनों वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से जो वैल्यू बनती है और ये जो वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है अब ये उससे लेस है कि नहीं है। अगर 20 प्लस 100 120, ठीक है, 150 से लेस है तो करेक्ट है, इसका मतलब है ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, वो आपको जाने देगा। अगर एक भी कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो ट्रैप जनरेट होगा, ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर यानी मतलब ये है कि अगर आपने मेमोरी एरिया इस मेमोरी एरिया के अंदर एक्सेस किया तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें ये जो 20 वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू मैं कहता हूं कि 20 नहीं है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्या देता हूं 51 कह देता हूं, या समथिंग माइनस में कोई वैल्यू दे देता हूं, तो तब क्या होगा। अब देखिए मैंने 51 दे दिया ना, अब 51 देंगे तो ये जो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 151। सो ये वाली कंडीशन तो ट्रू, अव्वल तो ये वाली कंडीशन जो है यही फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो 50 से लेस नहीं है, बड़ा है, सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो ये अगर ये प्रोग्राम अगर इस मेमोरी को रिक्वेस्ट करेगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मेमोरी प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है, यानी एक प्रोसेस सिर्फ अपने मेमोरी एरिया के अंदर एक्सेस कर सकता है, दूसरे प्रोसेस के, फर्ज करें यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है तो वो इस मेमोरी एरिया के अंदर भी नहीं एक्सेस कर सकता, और फर्ज करें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस लोडेड है तो ये प्रोसेस जो है इस मेमोरी एरिया के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड मेमोरी प्रोटेक्शन। ठीक है, होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके बेटे आगे चलते हैं, इससे आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं। सो आप देखिए आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी। नेक्स्ट टाइम बेटे हम ये देखेंगे कि मेमोरी को मैनेज करने के लिए अगर मैंने प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड करना है तब मैं कैसे करूंगा, मेरे पास वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट की हैं। ठीक है, so that we will discuss next